हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको गवर्नमेंट बजट स्टार्ट कराया था और गवर्नमेंट बजट की मैंने आपको दो टॉपिक्स कराए थे, गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन एंड गवर्नमेंट बजट के 5 ऑब्जेक्टिव्स, और उनको डिटेल में मैंने बताया था। आज हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट कराया हुआ था मैंने गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। ये मेरा टॉपिक था, डन। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा टॉपिक कराऊंगा पहले एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे। पहले एक छोटा सा टॉपिक करते हैं। छोटे से टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के टाइप्स बताओ, ध्यान सुनेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहली बात, आप सबको पता है कि बजट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिसीट और एक होता है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिसीट और एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट मतलब जहाँ पे पैसा आएगा, एक्सपेक्टेड रिसीट, पैसा आएगा यहाँ रिकॉर्ड होगा, और जहाँ से पैसा जाएगा उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के अंदर ये दो साइड होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के दो टाइप है। पहले बजट के टाइप का नाम है बैलेंस्ड बजट, दूसरे टाइप के बजट का नाम है अनबैलेंस्ड बजट। बहुत सिंपल टॉपिक है यार, ये चैप्टर ही सिंपल है। दो तरह के बजट होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट कौन सा होगा? जब दोनों साइड क्या होंगी? बैलेंस। तो बैलेंस बजट इज अ बजट इन विच रिसीट साइड इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर साइड। भाई बैलेंस बजट कौन सा होगा? जिसमें रिसीट और एक्सपेंडिचर बराबर होगा, मतलब जितना पैसा आया उतना ही इकोनॉमी में खर्च होगा। जितना इस साल पैसा आएगा, जितना फोर्थ कमिंग ईयर में पैसा आएगा, उतना ही फोर्थ कमिंग ईयर में पैसा खर्च होगा। दोनों साइड बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट। बहुत सिंपल है यार। अनबैलेंस कौन सा बजट होगा? ये भी बहुत सिंपल है, जिसमें रिसीट साइड इक्वल नहीं होगी किसके? एक्सपेंडिचर साइड के। जिसमें रिसीट साइड इक्वल नहीं है किसके? एक्सपेंडिचर साइड के। अगर इक्वल नहीं है तो दो बातें, तो ये अनबैलेंस बजट है। तो इसके अंदर दो बातें, क्या क्या? पहला कि या तो रिसीट साइड ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर से। भाई अगर बराबर नहीं है तो दो बातें, या तो रिसीट मतलब गवर्नमेंट बजट के अंदर पैसा आ रहा है ज़्यादा और खर्च कर रहे हैं कम, या रिसीट साइड छोटी होगी, एक्सपेंडिचर साइड क्या होगी? बड़ी। मतलब आ कम रहा है, खर्च करने का प्रपोजल ज़्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है देखेंगे। आएगा कम पर खर्च करने का प्रपोजल क्या है? ज़्यादा, ठीक है। अगर रिसीट साइड ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर साइड से, तुम्हें गवर्नमेंट बन के सोचना है, यू आर द गवर्नमेंट, ये ध्यान सुनना, तभी चैप्टर समझ में आएगा। आपके पास पैसा आएगा ज़्यादा और आपको खर्च करना है कम, तो आपके बजट में क्या बचेगा? सरप्लस। तो क्या बोलेंगे उसको? सरप्लस बजट, हाँ या ना? सरप्लस बजट समझे? सरप्लस बजट मतलब बजट में सरप्लस, मतलब पैसा आया है ज़्यादा और खर्च किया है कम, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। और अगर खर्च किया है, आया है कम और खर्च करना है ज़्यादा, तो मतलब बजट में क्या आएगी? कमी, और कमी को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब होता है क्या? कमी। सरप्लस बजट रिसीट ज़्यादा एक्सपेंडिचर से, डेफिसिट बजट रिसीट कम एक्सपेंडिचर से, मतलब एक्सपेंडिचर है ज़्यादा। तो बेसिकली 3 तरह के बजट होते हैं, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, हाँ या ना? पक्की बात। ये तो था बेसिक एक नंबर के सवाल। अब कौन सा बजट इकोनॉमी में फॉलो होना चाहिए, या किस कंडीशन में कौन सा बजट फॉलो होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हर बार बैलेंस बजट फॉलो होना चाहिए, दिस कुड बी ऑप्टिमल, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम कहोगे कैसे? देखो, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या ऑलरेडी बूम है, तो हम बजट फॉलो करेंगे सरप्लस बजट। तुम गवर्नमेंट हो तुम, और तुम्हारी इकोनॉमी में महंगाई आई हुई है, महंगाई, हर बंदे के पास पैसा है,
वो मार्केट में जाके डिमांड कर रहा है, इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी है, दैट इज़ बूम है। तो बीइंग अ गवर्नमेंट तुम क्या करोगे, लोगों पे टैक्सेस लगाओगे ज़्यादा, हर चीज़ से रिवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। और क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी बूम है, इकोनॉमी में ऑलरेडी महंगाई है, तो आप ज़्यादा इकोनॉमी में पैसे खर्च करने का रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा खर्च किए तो इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो लोग उस पैसे से और ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो तुम ये रिस्क नहीं लोगे। तुम क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में तेज़ी है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। तुम क्या करोगे, इस तरह की इकोनॉमी में क्या करोगे, सरप्लस बजट फॉलो करोगे, लोगों से रिसीट लोगे ज़्यादा और उनके ऊपर खर्च करोगे कम। तो सरप्लस बजट शुड बी फॉलोड इन अ इकोनॉमी विच हैज़ सम इन्फ्लेशन और इन अ बूम कंडीशन, जिसके अंदर बूम कंडीशन है। हाँ, बूम मतलब तेज़ी में। डेफिसिट बजट किस इकोनॉमी में फॉलो होगा? अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, मंदा है, डिफ्लेशन मतलब मंदा, इन्फ्लेशन मतलब होता है तेज़ी, महंगाई। जब कमोडिटीज़ के प्राइस ज़्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इन कमोडिटीज़ के प्राइस, इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिमांड ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। और डिफ्लेशन होता है, बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, डिमांड क्योंकि बहुत कम है इसलिए प्राइस सस्ते हो गए, है ना। दोनों ही कंडीशन नहीं चाहिए, दोनों ही बेकार है। इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस घट गया। लेकिन कल्प्रिट पता है कौन होता है? कल्प्रिट होता है ये डिमांड का ज़्यादा होना या कम होना, ये होता है कल्प्रिट। तो इकोनॉमी में जब ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी मतलब लोग ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका मोटिव क्या होगा? उनसे पैसा लेना है, ना कि उनको और देना है। उनको और तुमने दे दिया तो वो और जाके डिमांड नहीं करेंगे, तो उनसे तुम्हें पैसा लेना है। लेना है तो मतलब उनसे आप कलेक्ट करोगे ज़्यादा। जब आप उनसे कलेक्ट करोगे ज़्यादा तो आपकी रिसीट ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर से, हैंस यू शुड फॉलो सरप्लस बजट। ऑन द अदर हैंड, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, या इकोनॉमी में रिसेशन है, मंदा है, तो इस तरह की इकोनॉमी में आप फॉलो करोगे डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब उन यार डिमांड ही नहीं कर रहे, इकोनॉमी मंदा है, तो गवर्नमेंट बीइंग अ ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक एजेंट वो क्या करेगी? इकोनॉमी में पैसा खर्च करेगी ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव हो। तो इकोनॉमी में पैसा खर्च करेगी, ना कि उनसे ज़्यादा ले लेगी। तो उनसे लेगी कम मतलब गवर्नमेंट की कमाई होगी कम, पर गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे ज़्यादा। तो दिस बजट शुड बी फॉलोड इन अ इकोनॉमी वेयर इज देयर इज इन्फ्लेशन और अ बूमिंग condition, or this budget, that is deficit budget, should be followed in economy which is currently facing deflation or in a recessionary state। ठीक है। अब बच्चे ये कहते हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी को कौन सा बजट फॉलो करना चाहिए, इंडिया जैसी इकोनॉमी को कौन सा बजट फॉलो करना चाहिए। बच्चे, मैं पूछता हूँ आपसे, बीइंग अ इंडियन, आपने इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन देखी है, नोट कि कोविड-19 के टाइम पे क्या हो गया या डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हो गया, इन जनरल कैसा बजट फॉलो होना चाहिए इंडिया जैसी इकोनॉमी में? बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। सोचो, द आंसर विल बी डेफिसिट बजट। तुम कहोगे क्यों, कैसी बात कर रहे हो यार? इंडिया ना अभी डेवलपिंग मोड पे है, डेवलपिंग फेज में, मतलब हमारे यहाँ अभी डेवलपमेंट होनी बाकी है। रोड बनने हैं, फ्लाईओवर पूरे नहीं हुए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है, अभी रेलवे का काम पूरी तरीके से नहीं हुआ, मेट्रो सारी जगह नहीं पहुँची है। तो गवर्नमेंट को अभी हम डेवलपिंग फेज़ में, तो डेवलपिंग फेज़ में मतलब लोग इतने मैच्योर नहीं हुए कि वो टैक्स सारा पे कर देंगे, उनकी इनकम इतनी नहीं बढ़ी है। तो गवर्नमेंट को अभी एक्सपेंडिचर करने की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू रिवेन्यू कमाने की उनसे। तो इसलिए इन जनरल गवर्नमेंट क्या फॉलो करती है इंडिया जैसी इकोनॉमी में? डेफिसिट बजट, क्योंकि वी आर इन अ डेवलपिंग फेज, वी नीड मोर एक्सपेंडिचर देन रिसीट्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है, पक्की बात है, डन। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? टाइप्स ऑफ बजट समझ में आ गया? प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब करूँ।
हाँ जी, कर लिया। हाँ जी, अब क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक पे एक फ्रेश पेज लेंगे। फ्रेश पेज भी ये नहीं कि जैसे मेरे पास एक नोटबुक रखी हुई है आई गेस, हाँ ये, आप फ्रेश पेज ऐसा भी लेंगे कि आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे, यहाँ से नोट डाउन नहीं करेंगे, आप फ्रेश पेज लेंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे और ये पूरा ही कवर होगा और थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ये पूरा कवर होने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो मैं टॉपिक लूँगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, बजट मुझे पूरा ही चाहिए भाई। गवर्नमेंट बजट के अंदर दो साइड होती हैं, एक का नाम होता है रिसीट्स, एक साइड में होती है रिसीट साइड, और एक साइड आता है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट में दो साइड होती हैं, एक का नाम होता है रिसीट साइड और एक का नाम होता है एक्सपेंडिचर साइड। एक बार मैं चेक कर लूँ, ये क्लियर नज़र आ रहा है क्या आपको? हाँ जी, क्लियर है। गवर्नमेंट बजट में दो साइड होती है, एक रिसीट साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड। रिसीट साइड में हम वो ट्रांजैक्शन लिखेंगे जिनसे पैसा आएगा, और एक्सपेंडिचर में हम वो साइड लिखेंगे जहाँ पे हम पैसा खर्च करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आएगा पैसा आना, और एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे पैसे का जाना, ठीक है। किससे पैसे का जाना? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ, गवर्नमेंट के पास पैसा आना रिसीट, गवर्नमेंट के पास से पैसा जाना एक्सपेंडिचर। ध्यान से ये समझना है आपको, बेसिक है। अब रिसीट फर्दर दो तरह की होती है, रिसीट फर्दर दो तरह की होती है। एक का नाम होता है रिवेन्यू रिसीट और एक का नाम होता है कैपिटल रिसीट। रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, आप इसको बॉक्स में डालेंगे। ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से, गवर्नमेंट बजट के अंदर दो साइड होती है, रिसीट और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान सुनेंगे, एक बार मैं ये क्रॉस चेक कर लूँ, सही आ रहा है ना? बिल्कुल सही आ रहा है। आज कैमरे वाले भैया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डन, ध्यान से। रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू रिसीट, ध्यान सुनेंगे जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। आर दोज रिसीट, revenue receipts are those receipts which neither create any liabilities nor reduces any assets। बहुत ध्यान सुनेंगे। On the other hand, capital receipts are those receipts which either create any liabilities or reduces any assets। ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, वर्ड का नहीं, एक लेटर का। यहाँ पे एन लगा हुआ है, यहाँ पे एन नहीं लगा हुआ, एज इट इज़ है, डिट्टो। तुम गवर्नमेंट हो,
रिसीट का मतलब है तुम्हारे पास पैसा आया है। पहली बात ये माइंड में सोचो, बाकी सब भूल जाओ। तुम गवर्नमेंट हो और तुम्हारे पास पैसा आया है। पैसे आने के दो तरीके हो सकते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ रेवेन्यू रिसीट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मनी, कैपिटल रिसीट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ मनी। तुम कहोगे कैसे? मैं एक सिंपल सा उदाहरण लूँगा, फिर समझाऊँगा मैं आपको। मैं आपको भी लेक्चर दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, और आपसे इसके बदले इन एक्सचेंज में आपसे फ़ीस ले रहा हूँ। एक तो ये इनकम है, इसको बोल दूँगा मैं वो पैसा जो मैंने कमाया, आपसे मैंने कमाया। एक और हो सकता है कि मैं तुमको बोल लूँ भाई मेरी लगी पड़ी है, मेरे को थोड़ा सा उधार दे दो, और तुम अच्छे हो और तुम मेरे को उधार दे दो, जिसकी मुझे बहुत उम्मीद कम है, पर तुम मेरे को उधार दे दो। पैसा मेरे पास आ गया भाई। पैसा तो मैंने जब आपसे फ़ीस मांगी तब भी आया, जब मैंने आपसे उधार मांगा तब भी आया, दोनों वे में पैसा आया। पर इन दोनों पैसे आने में डिफरेंस है ना। पहला पैसा कौन सा है? पहला वो पैसा है जो मैंने कमाया, और दूसरा वो पैसा है जो मैंने उधार लिया। वो पैसा जो मैंने कमाया दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। वो पैसा जो मैंने उधार वगैरह ले लिया उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ध्यान सुन लो एक बात, आगे बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको, अभी मैं ध्यान से कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा। पहली बात, एक थंब रूल डाल लो कि अगर आपको कैपिटल वर्ड मिला, अगर आपको कैपिटल वर्ड मिला, चाहे यहाँ मिले या यहाँ मिले, बेसिक सा रूल है अकाउंट्स का, तो मतलब असेट और लायबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, दोनों में से किसी एक चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। अगर ये रूल सुन लो, बीओपी में भी काम आएगा, बहुत बेसिक सा रूल है और काम आएगा हर हाल में। अगर कैपिटल वर्ड मिल जाए जहाँ पे कैपिटल वर्ड मिल जाए तो समझ लेना असेट और लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा किसी भी tariके से। ठीक है, अब देखते हैं रेवेन्यू रिसीट, अच्छा पैसा जो मैंने कमाया। अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, पैसा आ गया, गवर्नमेंट खुश। और इस पैसे आने की वजह से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है, नोर रिड्यूसेस एनी एसेट, ना ऐसी जगह से पैसा आया है जिसकी वजह से मेरे असेट कम हो गए, मेरे असेट कम हो गए, ध्यान से सुनना, ना मेरे असेट कम हुए। गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, और पैसा आते वक्त, पैसा वो पैसा है ये जो गवर्नमेंट ने कमाया है। कमाया है मतलब इस पैसे आने की वजह से ना तो सरकार पे कोई उधारी चढ़ी है, ना तो कोई उधारी चढ़ी, ना सरकार की कोई संपत्ति कम हुई है, मतलब कुछ बेच के नहीं आया है, कमाया है यार। तो वो रिसीट जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करती ना असेट रिड्यूस करती, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो ऑल दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नोर रिड्यूसेस एनी एसेट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। हाँ या ना? पक्की बात। आगे चलते हैं, अभी समझ में आएगा, तुम्हें क्लियर होगा जब मैं आगे बढ़ता रहूँगा इसमें। ध्यान से देखो, सर ऐसा कौन सा होता है रिसीट? ऐसी भाई रिसीट दो तरह की हो सकती है। इस चार्ट में 40% चैप्टर खत्म कर दूंगा एक चार्ट के अंदर। रिवेन्यू रिसीट, टैक्स रिवेन्यू हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल, और ऐसा एग्जाम्पल नॉन टैक्स रिवेन्यू का भी हो सकता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू भी हो सकता है। सर यार कितनी अच्छी बात है, ये वो पैसा है जो हमने कमाया, कमाया का मतलब ये है इस पैसे आने की वजह से ना तो कल को किसी को देने, ना आज हमारी कोई एसेट का नुकसान हुआ, कितना अच्छा पैसा है। सर ऐसे पैसे का सोर्स बताओ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के ऐसे पहला सोर्स है टैक्स रिवेन्यू। गवर्नमेंट को कमाई हुई है किससे? टैक्सेस एंड ऑल से। अब मान लो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से पैसा आया, कल को वो किसी को देना है? नहीं देना। क्या लायबिलिटी चढ़ गई? नहीं चढ़ी। कोई एसेट कम हुए? नहीं हुए।
तो गवर्नमेंट के पास जब टैक्सेस से पैसा आता है वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट, बिकॉज दैट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नो रिड्यूसेस एनी एसेट। खुद सोचो ना यार। अब टैक्स की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, पेपर में एक नंबर में टैक्स की डेफिनेशन पूछता है वो। टैक्स इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट imposed by government on goods and services, income and profits without any return फ्यूचर ओब्लिगेशन। टैक्स की डेफिनेशन है, ध्यान सुनना क्या बोला मैंने। टैक्स वो लीगली कानूनी तौर पे देना पड़ेगा, कंपलसरी है, देना पड़ेगा। कौन लगाता है पेमेंट? ये गवर्नमेंट इंपोज करती है। किस चीज़ पे भाई? ये टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जैसे मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया था। ये टैक्स इनकम पे भी लगता है, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी, कंपनी के प्रॉफिट पे भी लगता है कॉरपोरेट टैक्स। मोटे मोटे कवर हो गए इसके अंदर, मोर और लेस। वो टैक्स एक ऐसी लीगली कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट लगाती है। किस किस चीज़ पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, इनकम पे, प्रॉफिट पे। और टैक्स लगाते वक्त गवर्नमेंट कोई भी रिटर्न में आपको ये नहीं देती है कि तुम मुझे टैक्स दो और हम तुम्हारे घर के आगे रोड बना के देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलती है। वो बनाएंगे रोड उसके पैसे से, लेकिन आपको टैक्स लेते वक्त रिटर्न में कुछ देते हैं कि हमने टैक्स लिया है तो हम इसके बदले आपके लिए ये खर्च करेंगे। वो करेंगे बट आपको कभी रिटर्न में नहीं देते हैं, मतलब दे हैव नो फ्यूचर रिटर्न ओब्लिगेशन। बात समझ में आई? तो टैक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, पक्की बात है, हाँ है ना? अभी बताओ, टैक्स सरकार ने कलेक्ट किया है तो क्या लायबिलिटी बढ़ गई? कल को तुम्हें वापस देना है? नहीं देना। क्या सरकार के एसेट कम हो गए? नहीं। गवर्नमेंट का आपने रोड यूज़ किया है, गवर्नमेंट के आपने सर्विसेज यूज़ की है, आप टैक्स पे कर रहे हो। सिंपल सी बात है। देन अब टैक्स समझ में आ गया। ऐसा टैक्स एग्जाम्पल हो सकता है। अब टैक्स में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बट मैं इसी के अंदर और बताऊँगा। वैसे ये चार्ट एज सच कोई चार्ट नहीं है, मैं अपने एंड पे बना रहा हूँ, ठीक है। टैक्स दो तरह के हो सकते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान सुनना, व्हाट डू यू मीन बाई डायरेक्ट टैक्स? बहुत ध्यान सुनिए। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो, ध्यान सुनना, ये इम्पैक्ट है, ये इंसिडेंस है। मैंने नेशनल इनकम में खुल के इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं बताया था, यहाँ खुल के बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इम्पैक्ट, गलत हो गया, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट और यहाँ पे इंसिडेंस। ध्यान सुनना क्या कह रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो जिस पर लगता है उसे ही देना पड़ता है। मेरी इनकम पे लगा तो मुझे देना पड़ेगा। बात समझ में आई? मेरी कंपनी के प्रॉफिट पे लगा तो मेरे को देना पड़ेगा। इम्पैक्ट मेरे पास मतलब लगा मुझ पे था और देना भी मेरे को पड़ा। इम्पैक्ट मतलब लगना, इंसिडेंस मतलब भरना। फ़र्क किस पे पड़ा? मेरे पे। जिस पे ऊपर लगता है उसको ही देना पड़ता है, सेम पर्सन। द टैक्स हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस lies on a same person, fall on a same person is known as direct tax. अब इनडायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट टैक्स
इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, नेशनल इनकम के टाइम पे मैंने डेफिनेशन को थोड़ा ट्विस्ट किया था, चेंज किया था। इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, द टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, डन। बट यहाँ उस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, एक और एड ऑन करनी पड़ेगी। द टैक्स हुज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन टू डिफरेंट पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एड ऑन होगी डेफिनेशन, इसमें सब्सटीट्यूट नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी डेफिनेशन। कैसे? पहले हिंदी अनुवाद। वो टैक्स जो लगता किसी और पर है, देना किसी और को पड़ता है, वो टैक्स जो लगता किसी और पर है और देना किसी और को पड़ता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तुम कहोगे कैसे? यार फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना, यह है LED। इस बंदे ने LED मैन्युफैक्चर की। जब इस बंदे ने LED मैन्युफैक्चर की, गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगाया। इस बंदे ने LED मैन्युफैक्चर की, गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया? टैक्स लगाया, ठीक है। ये एक बंदा है, ये इससे 1000 LED लेने गया, 1000 LED लेने गया, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया? इसको 1000 LED दे दी 1000 LED। बिल बनाते वक्त पता है क्या लिखा? 1000 LED प्लस टैक्स, तो टैक्स इसको देना पड़ा। अब ये बहुत बड़ा डीलर है, इसके पास किसी एक होलसेलर ने इससे 100 LED खरीदी, 100 LED खरीदी, ठीक है। इसने बिल बनाया, ले भाई बिल 100 LED का प्राइस प्लस टैक्स जोड़ दिया, तो इसने टैक्स इस पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके पास, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो गरीब हूँ, तुम गए, तुमने कहा भैया LED चाहिए। इसने आपका बिल बनाया, एक LED का इतना रुपए प्लस टैक्स, ये तो पैसे जोड़ दिए, आपसे बिल ले लिया, तो टैक्स किसको देना पड़ा? इसको। अब ध्यान सुनो, टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था इस पर, मैन्युफैक्चरर पर, इसने डीलर को पे शिफ्ट किया, डीलर ने होलसेलर पे शिफ्ट किया, होलसेलर ने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया, रिटेलर मान लो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया। तो इम्पैक्ट पड़ा था इस पे ओरिजिनली, इंसिडेंस पड़ा इस पे, इम्पैक्ट इंसिडेंस। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स में जिस पे लग रहा है उसी को देना पड़ेगा। अबे इनकम तेरी है तो टैक्स क्यों देगा कोई? यहाँ तो ये जस्टिफाई कर सकता है कि भैया तूने मेरे से गुड़ खरीदे तो अब तू देगा टैक्स। ये इसको कह रहा है तूने मेरे से टीवी खरीदे तो तू मेरे को टैक्स देगा। इनकम टैक्स में कैसे जस्टिफाई करेंगे? इनकम मेरी तो टैक्स तो मैं दूंगा, पड़ोसी थोड़े देगा, हाँ है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट पड़ता है किसी और पे, इंसिडेंस पड़ता है किसी और पे। ये मैंने इसलिए समझाया, एक और पॉइंट समझाऊंगा मैं आपको। एक बार मैं चेक कर लूँ ये विजिबल है क्या, क्योंकि बोर्ड का साइज़ अब कम हो गया है, एक बार चेक करने दो। नहीं है स्पेस, नहीं है, नहीं है, पर मुझे तो इसके नीचे ही लिखना है, कोई बात नहीं। ये मैं डायग्राम रब कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे? आप इसके नीचे लिखेंगे, आप लिखेंगे इसके नीचे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप यहाँ लिखेंगे, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब एक बात देखिए, डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो सकता है। इनकम टैक्स है, इनकम मेरी है तो टैक्स मेरे को देना पड़ेगा, प्रॉफिट मेरे हैं तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट हो सकता है, अल्टीमेट बायर को पे करना पड़ेगा। डन है, हाँ है ना। आगे इसका जो नेचर होता है, ये शिफ्ट बना लेना इसको बीच में,
क्या बना रहे हैं आप यहाँ पे, बेसिस, जो बीच में लिख रहे होंगे बेसिस। इसका जो नेचर होता है डायरेक्ट टैक्स का वो होता है प्रोग्रेसिव, और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अभी ये लिखो, अभी मैं मतलब समझाता हूँ इनका, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल का मतलब समझाता हूँ अभी, प्लीज़ अभी ये लिख दो, आपका काम इससे चल जाएगा डिफरेंस से। अभी मैं मतलब समझाऊंगा इसका, पहले डिफरेंस पूरा कर लो। मीनिंग शिफ्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्रोग्रेसिव 3 नंबर हो गए। चौथा नंबर एग्जाम्पल का बना लो। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, बस ये दो दे दो। कॉरपोरेट टैक्स दैट इज प्रॉफिट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। जो लोग कहते हैं कि यार एग्जाम्पल तो नहीं बनाना चाहिए, एग्जाम्पल के नंबर नहीं माने जाएंगे, डिफरेंस में कंसिडर नहीं होगा, उनके लिए एक और बना लेते हैं। इससे एस्केप तो नहीं बोलेंगे, मतलब डायरेक्ट टैक्स से बचा नहीं जा सकता। डायरेक्ट टैक्स से इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर किया जा सकता है। तुम कहोगे कैसे? इग्नोर मतलब कुछ और वर्ड ढूंढ लेंगे अच्छा सा, मतलब इससे बचा नहीं जा सकता। अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो और आप एक टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हो तो नहीं देना पड़ेगा, बट अगर आप टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स से बचा जा सकता है, आप सिंपली उस कमोडिटी को बाय मत करो जो टैक्स दे। अब बड़ा मतलब अजीब सा है ये डिफरेंस, बड़ा वीक सा डिफरेंस है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से बचा जा सकता है सिंपली नॉट बाइंग द कमोडिटी विच इज़ टैक्सड। इसलिए मैंने इसको बहुत नीचे लिखा है, हमारा काम इन्हीं से हो जाएगा। हाँ है ना, पक्की बात है। आगे चलते हैं। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस बना लिया होगा आगे, आई होप। इसी के नीचे चल रहा है टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूँ इसको, है ना। शिफ्ट हो सकता, नहीं हो सकता, शिफ्ट हो सकता है, प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी के नीचे डिफरेंस पूरा हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे नेचर ऑफ टैक्सेस। क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ टैक्सेस। नेचर ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के नेचर 2 तरह के होते हैं। पहला 3 एक्चुअली, प्रोग्रेसिव, देन प्रोपोर्शनल, एंड देन एक और होता है, वैसे ये आपके काम का नहीं है, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, वर्ड से समझो। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? वो टैक्स जो इनकम के साथ प्रोग्रेस करेगा, मतलब इनकम ज़्यादा टैक्स ज़्यादा, इनकम कम टैक्स कम। भाई वो टैक्स जो इनकम के साथ प्रोग्रेस करे। आपकी इनकम ज़्यादा है, आप रिच हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, आप पुअर हो तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में इफ़ेक्टिवली अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख है तो इफ़ेक्टिवली आप पे टैक्स 0 बैठता है। इनकम कम, टैक्स क्या है? कम। बात समझ में आ गई? अगर आप मोर देन 5 लाख कमा रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स किसका नेचर का होता है? प्रोग्रेसिव। ऐसे ही कॉर्पोरेट टैक्स किस नेचर का होता है? प्रोग्रेसिव। ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम प्रॉफिट कमाओगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 2 है, एक 25% और एक 30% है। मोस्ट ऑफ द के लिए 25% है। जिनके प्रॉफिट कम है पर जिनके प्रॉफिट ज़्यादा है और टर्नओवर ज़्यादा है, उनके लिए रेट है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%। दो सजेशन ये है कि सबको ही 25% के ब्रैकेट में डाला जाए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको भी कम किया जाए, वो फ्यूचर की बात है। बट दैट इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है उनका नेचर प्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि वो इनकम के और प्रॉफिट के साथ प्रोग्रेस करते हैं। इनकम ज़्यादा टैक्स रेट ज़्यादा, इनकम कम टैक्स रेट कम। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि इनकम ज़्यादा है या कम है, नो मैटर टैक्स रेट विल बी सेम। टैक्स रेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तुम कहोगे कैसे? अगर इस मार्कर पर 5% का टैक्स लगता है
तो नो मैटर एक पुअर खरीदे, मैं खरीदूं, अमीर सुपर रिच खरीदो या अंबानी साहब खरीदे, उसको इस मार्कर को खरीदने के बाद 18% का टैक्स देना पड़ेगा। इनकम ज़्यादा है कम है नो मैटर, आपने गुड़ खरीदा है देन यू हैव टू पे द टैक्स। तो आपके लिए टैक्स रेट सेम रहेगा। ये नहीं है कि अंबानी है तो सर मार करके यार 20 रुपये मार करके 100 रुपये देने पड़ेंगे आपको, ऐसा तो नहीं है। तो प्रोपोर्शनल नेचर होता है क्योंकि वो पहले से ही फिक्स है, वो गुड़ पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे नहीं मैटर करता कि कौन खरीद रहा है। तो प्रोपोर्शनल होता है उनका नेचर, नो मैटर इनकम ज़्यादा है या कम है, टैक्स रेट विल रिमेन सेम। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है? प्रोपोर्शनल। देन एक और होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव दैट इज़ उल्टा। मैं रिग्रेसिव को बहुत ज़्यादा सिंपल टर्म में समझाऊंगा मैं आपको, वैसे इसका कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है पर मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। रिग्रेसिव का मतलब होता है जब इनकम ज़्यादा होगी तो आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा, इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाएगा, और अगर आपकी इनकम कम है तो इफेक्टिव टैक्स रेट होगा ज़्यादा। तुम कहोगे कैसा उल्टा रिलेशन है, लेकिन ये मैंने बहुत इजी किया है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। मान लो आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और आप पे टैक्स लगा 10% का, तो टैक्स अमाउंट कितनी बैठ गई? 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी इनकम हो गई 2 लाख, 2 लाख इनकम हो गई, तो टैक्स रेट क्या होगा? टैक्स रेट कम हो जाएगा, इफेक्टिवली 8% हो जाएगा। अब 8 का 2 लाख का 8% निकालोगे तो 16,000 आएगा। तो इनकम बढ़ी तो आपको टैक्स क्या देना पड़ रहा है? कम। हाँ या ना? टैक्स मतलब टैक्स रेट क्या हो गया? कम हो गया। टैक्स अमाउंट बढ़ी रही है, हाँ या ना? पक्की बात है। रिग्रेसिव में ये होता है। मैं आपको सिंपली बताऊं तो रिग्रेसिव का मतलब ये है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको तो ऐसा लग रहा है कि उसको टैक्स देना पड़ता है ज़्यादा, और जिसकी इनकम ज़्यादा है, जो अमीर है, उसको टैक्स देना पड़ता है कम। यार इसके कंपैरिजन में देखोगे तो ना टैक्स कम लगेगा क्योंकि वो कमा भी तो ज़्यादा रहा है ना? तो रेस्पेक्टिवली ये टैक्स क्या लगेगा? 16,000 कम लगेगा इस कंपेयर में, क्योंकि इसकी इनकम भी क्या है? ज़्यादा है। इनकम तो बहुत ज़्यादा से बढ़ी इसकी, पर टैक्स अमाउंट उतने से नहीं बढ़ी। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। तो दीज आर द 3 नेचर ऑफ टैक्सेस। ऑल्दो हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है इन दोनों वर्ड का, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है प्रोग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है प्रोपोर्शनल। हाँ या ना? पक्की बात है। डन। ये समझ में आ गया तो मैं ये रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन सेम है, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो मैंने आपको रेवेन्यू रिसीट का सोर्स बता दिया टैक्स, और टैक्स में मैंने आपको डिटेल बता दी सारी जितनी भी हो सकती है, ठीक है, जो आपके काम की है। सर एक बात बताओ, क्या ऐसी भी कोई कमाई हो सकती है जिसके आने से ना तो लायबिलिटी बढ़े ना असेट रिड्यूस हो पर वो टैक्स ना हो? मतलब गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसीट अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा कोई रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल दो। तो मेरे से वो क्या पूछ रहा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू तो पूछ रहा है कि ऐसे रिसीट्स जो रेवेन्यू रिसीट तो हो, मतलब उनके आने से ना तो लायबिलिटी बढ़े ना असेट कम हो, पर वो टैक्स भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ऐसे 3 है, 3 के अंदर भी बहुत सारे 3। पहला है ऐसा जिसका नाम है कमर्शियल रेवेन्यू या कमर्शियल रिसीट्स। पहला एग्जांपल मैं क्या दे रहा हूँ आपको? कमर्शियल रिसीट्स। तुम कहोगे कमर्शियल रिसीट्स क्या होती हैं? वो पैसा जो सरकार की कंपनियां कमा के दे रही हैं सरकार को। सर जैसे BSNL है ना, अभी तक तो रेलवेज़ भी है, रेलवेज़ मतलब जो भी सरकारी कंपनियां गवर्नमेंट को पैसे कमा के दे रही हैं। रत्नाज हैं बहुत सारे, नवरत्नाज, वो मैं बताऊंगा आईडी में आपको। सीधी सी बात है, कमर्शियल रेवेन्यू का मतलब है वो पैसा जो सरकार की कंपनी सरकार को दे रही है कमा के, प्रॉफिट। इफ़ दे अर्न एनी, तो वो प्रॉफिट सरकार का क्या होगा? कमाई है भाई, वो कमाया है पैसा, तो लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, असेट कम नहीं हो रहा, और वो टैक्स भी नहीं है। तो कमर्शियल रेवेन्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड रेवेन्यू रिसीट। हाँ या ना?
आगे चलो, मतलब कॉमर्शियल रेवेन्यू मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी से कमाया गया पैसा, कॉमर्शियल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा। देन एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का मतलब क्या है? सरकार ने एडमिनिस्टर किया है, क्योंकि संभाला है देश को, तो उससे कुछ पैसा कमाया है। तुम कहोगे उससे कैसे पैसा कमाया? देखो यार, इसके सब पार्ट हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के। गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ की फ़ीस लेती है, फ़ीस लेती है, वो क्या है? गवर्नमेंट ने आपको किसी भी चीज़ की फ़ीस ले, लेट से आपने कोई फॉर्म भरा है, तो आपसे जो उस फॉर्म भरने की फ़ीस ली है बेसिक सी, वो क्या है? गवर्नमेंट की कमाई है। वो कौन सा रिसीट्स है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है, किसी को कल को देना नहीं है वापस, और वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। ऐसे ही लाइसेंस फ़ी है, वैसे इसी के अंदर जोड़ सकते हो आप, लेकिन लाइसेंस फ़ी एक मेजर अमाउंट होती है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट जब किसी भी चीज़ के लिए लाइसेंस इशू करती है, कमर्शियल व्हीकल के लिए लाइसेंस इशू करती है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लाइसेंस देती है, जैसे ये एल्कोहल है, सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, इनको लाइसेंस इशू करती है, तो इनसे बहुत हैफ्टी अमाउंट चार्ज करती है। तो वो गवर्नमेंट की क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नहीं लाइसेंस फ़ी। और ले लो, अभी तो मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊँगा अच्छे अच्छे। फाइन्स एंड पेनल्टी। फाइन्स एंड पेनल्टी, आपने लाल बत्ती जंप की तो आप पे चालान कट गया आपका 500 रुपये का, तो आप 100 रुपये में छुड़वा लोगे, लेकिन एक बार 100 रुपये अगर आपने पुलिस वाले की जेब में दिए हैं, वो नहीं है, समझ रहे हो? मतलब यार जज्बाती मत हो ना, अगर किसी फादर पुलिस वाले हो तो। फाइन्स एंड पेनल्टी का मतलब है कि आपने अगर रेड लाइट जंप की और आपका 500 रुपये का चालान कट गया ऑफिशियली, तो गवर्नमेंट के पास जो 500 रुपये के चालान की रिसीट पहुँची और वो पैसे पहुँचे, वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि उसको कल को वापस नहीं देना। तो फाइन्स एंड पेनल्टी और भी किसी की हो सकती है। आप कोई पोल्यूशन कर रहे हैं और आपको अलाउड नहीं था, आप वहाँ फैक्ट्री खोल के बैठे हुए, तो आपका चालान कट गया। अभी क्या हुआ, कोविड-19 के टाइम पे अलाउड नहीं थे 50 मेंबर्स से ज़्यादा अरेंज करने किसी भी प्रोग्राम में, और आप एक शादी हुई थी, याद हो तो तुम्हें, उसमें ज़्यादा लोग आ गए थे, तो उसका 6 लाख रुपये का चालान कट गया था, तो फाइन एंड पेनल्टी नहीं है, हाँ है ना? और जो 6 लाख रुपये गवर्नमेंट की कमाई हुई, वो क्या है गवर्नमेंट की? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के अंदर कौन सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स के अंदर कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर क्या है? फाइन एंड पेनल्टी। ठीक है, पक्की बात? आगे चलो, चलो आगे। आगे आता है, सबसे पहले क्या क्या बताऊँगा मैं आपको, 3 बताने हैं मुझे। सबसे पहले बताता हूँ स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, एस्चीट, और दिख तो रहा होगा फोर फीचर। ये 3 वर्ड हैं जो नाम देख के समझ में नहीं आएंगे, जो नाम देख के समझ में नहीं आएंगे। इन तीनों का मतलब क्या है? पहले स्पेशल असेसमेंट, ध्यान सुनना। स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या है? एक एग्जांपल तो स्पेशल असेसमेंट का मैं ऐसे दूंगा आपको, वो पॉलिटिकल ही है, तो बट मैं ना यहाँ पे दे नहीं सकता, ऑन रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी बेसिक सा एग्जांपल समझो। मान लो कोई एरिया है, लेट से आप ले लो राजेंद्र नगर, ये गाजियाबाद ले लिया मैंने। अब क्या हुआ यार, एग्जांपल हो ना, ये मेरी मेट्रो है ना, और ये दिलशाद गार्डन तक इसका लास्ट स्टॉप था, बट रिसेंटली ये मेट्रो आगे बढ़ गई और ये गाजियाबाद तक चली गई। ये मेट्रो आगे चली गई गाजियाबाद तक, ठीक है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी थी, किसी भी बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अब क्योंकि यहाँ मेट्रो यहाँ से गुजर गई, इस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है ना। जिनको नहीं समझ में आया उनको पता लगना चाहिए, ऐसे रेट बढ़ जाते हैं। यार आपके पास मेट्रो आ गई, कन्वीनियंस होगी, तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। आपकी प्रॉपर्टी कीमत थी 1 लाख रुपए, मेट्रो आने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी कीमत हो गई 5 लाख रुपए। तो आप कह रहे हो मज़ा आ गया यार। गवर्नमेंट कहती है भाई सुन ले यार, एक बात तो सुन यार, तेरी प्रॉपर्टी कीमत 1 लाख रुपए थी, हमने मेट्रो बनाई, किसके लिए बनाई? तेरे लिए बनाई, तो तेरे आसान करने के लिए बनाई, पर उससे तेरी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए। तेरी प्रॉपर्टी के रेट हवा में नहीं बढ़े, हमारी वजह से बढ़े। हमने स्पेशल कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो उसकी वजह से तेरे प्रॉपर्टी के रेट बढ़े।
उसने कहा हाँ हाँ बढ़े तो हैं। तो गवर्नमेंट कह रही कितने से बढ़े? वो कह रहा है मालिक 4 लाख रुपए से बढ़े हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है यार कुछ तो दे, 4 लाख नहीं मांग रहे। वो कह रहे कुछ तो दे यार, हमारी वजह से तेरी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, कुछ तो दे। मान लो ये 10% इसका दे देता है, गवर्नमेंट के पास लेट से 40,000 रुपये आ जाते हैं। यार इसका तो फ़ायदा ही है, इसके तो 1 लाख की कीमत की प्रॉपर्टी 5 लाख की हो गई, सरकार को कितने देने पड़े? 40,000 रुपये। तो घाटे का सौदा थोड़ी है, मुनाफे का सौदा है। तो गवर्नमेंट के पास जो ये 40,000 रुपये आएंगे ये स्पेशल असेसमेंट होगा, ये स्पेशल असेसमेंट होगा। तुम कहोगे ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तुम कहोगे कैसे, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल तो ये समझ में आ गया आपको। मैं आपको राजेंद्र नगर का ही एग्जाम्पल दूंगा। राजेंद्र नगर में हो क्या रहा था, जब ये मेट्रो का प्रोजेक्ट वहाँ पे पहुँचा तो जिन नए लोगों ने देखा यार यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, अब गवर्नमेंट को पता है, तो जो लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी जिन्होंने शुरू की, उसके लिए जब वो लोग नक्शा पास करवाने, बिल्डिंग का मैप स्ट्रक्चर का नक्शा पास कराने गवर्नमेंट के पास पहुँचे, मतलब ऑफिस पहुँचे, तो नक्शा पास करते वक्त उनसे एक चार्ज लिया गया और वो उन्होंने दिया भी, उनको पता था। एंड दैट चार्ज वाज स्पेशल असेसमेंट चार्ज, आज भी लिया जा रहा है। स्पेशल असेसमेंट समझे, एक स्पेशल ड्राइव के तहत गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से जब लोगों की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं तो उसका पार्ट ऑफ मनी कुछ गवर्नमेंट के पास अगर डिपॉजिट करा देते हो आप, तो वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट होता है सर, ये इंडिया में भी होता है। आगे एस-शीट, ये टेक्निकल टर्म थे इसलिए अलग से समझा रहा हूँ। एस-शीट का मतलब है जब एक बंदा अपना कानूनी तौर पर वारिस छोड़कर नहीं जाता, जब एक बंदा अपना कानूनी तौर पर वारिस छोड़कर नहीं जाता। वारिस लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मैं आपको जो लड़की वीडियोस देख रही हैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया में 2004-05 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें फादर की प्रॉपर्टी पे इक्वली हक है लीगली, बेटी का भी जितना एक लड़के का है। मतलब अगर एक घर में 2 लड़के हैं और एक लड़की है, बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1, और ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी। अगर कोई पेपर वर्क नहीं हुआ है, पर हिंदुस्तान में इनको कुछ नहीं समझा जाता, इनको पता भी नहीं होता, तो पेरेंट्स पहले ही इनके नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं और ये कुछ नहीं बोलते, बात समझ में। बट लीगली प्रॉपर्टी इनकी बैठती है, ये हिस्सा बैठेगा, और इंडिया में ऐसा कानून है। जब मैं क्लास में मिलूँगा तब मैं इन पर डिटेल में बात करूँगा। अब आ जाओ यहाँ पे एस-शीट। एस-शीट का मतलब है जब एक बंदा अपना कानूनी तौर पर वारिस छोड़कर नहीं गया, मतलब ना तो पेरेंट्स हैं ना उनके बच्चे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी, जब एक बंदा अपना कानूनी तौर पर वारिस छोड़कर नहीं गया तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? उसकी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदार की हो जाएगी, या रिश्तेदार की नहीं होगी तो पड़ोसी की होगी, हड़प लेंगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आओ जो मुझे पढ़ाना है। अगर एक बंदा अपना कानूनी तौर पर वारिस छोड़कर नहीं जाता तो उसकी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। बात समझ में आई? वो उस प्रॉपर्टी से जो गवर्नमेंट को ऑक्शन करके जो कमाई होगी वो एस-शीट होगी। बात समझे? एक बंदा अपना कानूनी तौर पर वारिस छोड़कर नहीं गया तो उसकी प्रॉपर्टी खाली थी, उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और क्या किया? उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेट किया। वो रेवेन्यू किसका होगा? सरकार का होगा। दैट इज़ एस-शीट। फोरफीचर का मतलब ये है जब एक बंदा इंडिया में क्रिमिनल प्रूफ हो जाता है, क्रिमिनल प्रूफ हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है। एग्जाम्पल है तो दाऊद इब्राहिम, इंडिया में क्रिमिनल प्रूफ हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर लेगा, छीन लेगा और उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगा। दाऊद इब्राहिम की n नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू दिल्ली में इतने रेस्टोरेंट है, सारे ऑक्शन हुए, सबकी नीलामी हुई। उस नीलामी के बाद जो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा वो गवर्नमेंट का फोरफीचर रेवेन्यू होगा। बात समझी? हाँ है ना? व्हाट डू मीन बाय फोरफीचर रेवेन्यू? समझ में आ गया? कोई बंदा जब कानूनी तौर पर क्रिमिनल प्रूफ हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करता है और उससे जो गवर्नमेंट को कमाई होती है उसको बोलते हैं फोरफीचर रेवेन्यू। ये 3 वर्ड समझ में आ गए, स्पेशल असेसमेंट, एस-शीट, फोरफीचर। जिनको कोई डाउट है वो थोड़ा सा पीछे वीडियो को रिमाइंड करे
और दोबारा देखे फिर भी नहीं समझ में आया था तो मैं आपको डाउट बता दूंगा, पर मेरे पास बिल्कुल कोरे मत होकर आया करो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ में आया। पहले कुछ समझो फिर बताना मुझे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 हेडिंग हो गई, आगे चलते हैं। एक लाइन और है, थर्ड भी हो सकता है, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल, ये सब हेडिंग होगी इसकी पूरी, एक्सटर्नल ग्रांट इन एड। एक्सटर्नल ग्रांट इन एड का मतलब है बाहर वालों से खैरात मिल जाना। किसी बाहर की फॉरेन कंट्री ने आपको कोई डोनेशन दे दी इंडियन गवर्नमेंट को, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ग्रांट मतलब खैरात, बाहर से खैरात मिल जाना। इन एड का मतलब ऐसे ही होता है जिस चीज़ के लिए खैरात दी जाती है उसी जगह पे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रांट का मतलब होता है, एक्सटर्नल ग्रांट का मतलब है बाहर से खैरात मिली है। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है, लोन नहीं है खैरात है, ध्यान सुनना, कंफ्यूज करेगा, लोन नहीं है खैरात है। उन्होंने हमारी हेल्प करने के लिए पैसा दे दिया, बड़ा भाई ने छोटे भाई की हेल्प कर दी, ठीक है। तो ये पैसा कल को वापस देना है, नहीं देना। क्या हमारे एसेट कम हो गए? नहीं, पर पैसा तो आया है, रिसीट साइड में तो रिकॉर्ड होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिवेन्यू रिसीट है, हाँ या ना? बात समझ में आ गई? पक्की बात। यही साइड बहुत बड़ी थी, ये समझ में आ गया तो मज़ा आ गया। आगे चलता हूँ प्लीज़। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे? लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, असेट कम नहीं हुआ। कैपिटल रिसीट, पैसा आया है, इस केस में भी पैसा आया था, रिवेन्यू रिसीट में भी पैसा आया था, कैपिटल रिसीट में भी पैसा आया, पर ये पैसा अच्छा नहीं है, ये उधारी का पैसा है, मायूसी है चेहरे पे। तुम कहोगे कैसे? पैसा तो आ गया, अभी मैंने उधारी का एग्जांपल दिया था, बट इस पैसे से लायबिलिटी बढ़ गई, कल को ये चुकाना है। मैंने जैसे तुमसे उधार ले लिया, वैसे तुम दोगे नहीं, पर अगर ले लिया तो कल को बिना लिए छोड़ दोगे क्या? देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? या ऐसी जगह से पैसा आया है जिसकी वजह से मेरे कुछ असेट चले गए, मुझे कुछ बेचना पड़ गया, मतलब वो पैसा जिसकी वजह से या तो लायबिलिटी बढ़ जाए या असेट कम हो जाए, उसको जो यहाँ पे क्रॉस लगा था यहाँ पे टिक हो गया, उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं। मैंने कैपिटल का मतलब नहीं बताया था, जिससे असेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है ना, असेट पे भी पड़ रहा है, लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, किसी एक पे, ठीक है। पक्की बात। सर ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये बहुत सिंपल है, ऐसे 3 सोर्स होंगे, इसी के नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला सोर्स है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब तो समझते ही होंगे, किसी सरकारी कंपनी को जब आप बेचकर प्राइवेट कर देते हो, जो ये एयर इंडिया के साथ करने वाले हैं या बाकी एन नंबर ऑफ कंपनीज के साथ करते हैं, तो क्या होता है, आपने सरकारी कंपनी को बेच दिया या सरकारी कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए। बात समझ में आई? सरकारी कंपनी को बेच दिया पूरी की पूरी को, या सरकारी कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ शेयर फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा आएगा नहीं आएगा? पैसा आएगा, बट इस पैसे से असेट तो कम हो गए, तो खुशी है क्या इस पैसे की? बिल्कुल नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है, सेलिंग ऑफ पब्लिक शेयर टू प्राइवेट। ध्यान सुनना, आगे चलते हैं। आगे क्या हो सकता है? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब, बोरोइंग्स 2 तरह की होती हैं, डोमेस्टिक देश के अंदर कटोरा पकड़ना, और एक्सटर्नल बोरोइंग देश के बाहर कटोरा पकड़ना। कटोरा पकड़ रहे हैं, देश नहीं चल रहा, पैसे दे दो, उधारी दे दो, तो पैसा तो आएगा ना, उधार लोगे तो पैसा आएगा, बट भैया लायबिलिटी तो बढ़ गई, तो इस पैसे का फ़ायदा है क्या कुछ? तो बोरोइंग कर लेना। तो इसमें भी पैसा आ रहा है, इसमें पैसा आ रहा है, बट इसमें एसेट कम हो रहा है, इसमें लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तीसरा समझ में आ गया ना? ईजी तैयारी है,
तीसरा, इसका मतलब तो समझ गए, सरकारी कंपनी बेच दिया, घर बेच के पैसा ले लेना, पैसा आ गया, पर भाई घर भी तो चले गया। थर्ड टेक्निकल है, थर्ड का मतलब है रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। आपने बहुत ध्यान से सुनना, 50% को समझ में नहीं आएगा और ना आता, बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो। रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस, किसी को आपने उधार दिया हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट हो तुम, ध्यान सुन लो, तुमने किसी को उधार दिया हुआ था, मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट को उधार दिया हुआ था और उन्होंने आपके पैसे की वापसी कर दी, रिकवरी होगी आपके लोन की, तो पैसा आ गया, बिल्कुल आ गया। मैं ये कह रहा हूँ ये कैपिटल रिसीट है। तुम कहोगे हमारा पैसा था और जिसने उधार लिया हुआ था उसने दे दिया, तो इसमें क्या नुकसान है? पैसा तो आया, ठीक है, ये हमारी रिसीट है, पर ये कैपिटल रिसीट कैसे है? इसे लायबिलिटी कैसे बढ़ गई या असेट कैसे कम हो गए? ध्यान से सुनना, खोपड़ी लगाओ। बेसिक अकाउंट्स जिनको नहीं आती ध्यान सुन लो, और जिनको आती वो भी सुन लो। आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ मैं। बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड होती है, ये असेट। लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी, किस किस के हमें देने हैं, और असेट मतलब हम पे कितना किसका पैसा है, मतलब हमारे पास कितना है, कैश कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, शेयर्स कितने हैं, वो होता है असेट साइड में। असेट साइड में एक कॉलम बनता है जिसका नाम होता है डेटर्स। जिनको अकाउंट्स आती है उनको पता होगा, डेटर्स असेट साइड में लिखे होते हैं, असेट्स। डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार। डेटर्स को हिंदी में बोलते हैं देनदार, जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं, जिनके ऊपर हमारे पैसे बनते हैं, उधार दिया हुआ है इसको हमने, तो ये हमारे डेटर्स होते हैं। मान लो मेरे डेटर्स 1000 रुपये के थे, ठीक है, उसमें से मेरी रिकवरी हो गई 500 रुपये के लोन की, उसने मेरे 500 रुपये चुका दिए जी, 500 रुपये चुका दिए, तो अब मेरे डेटर्स कितने से रह गए? 500 रुपये से। भाई पहले कितने का देनदार था? 1000 रुपये का। अब कितने का देनदार है? 500 रुपये का। पैसे आ गए मेरे पास, तो मेरे ध्यान से देखोगे 500 रुपये से असेट्स क्या हो गए? कम। अब फ्यूचर में ये पैसे मेरे पास नहीं आएंगे क्योंकि आज आ गए, पैसा आ गया, असेट कम हो गए, तो कैपिटल रिसीट नहीं है। अब कुछ बहुत होशियार बच्चे, मेरे को भी 6-7 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं भी आपके डाउट्स को जानता हूँ। कुछ बहुत होशियार बच्चे सर अकाउंट्स आपकी कम है, एक बात सुनो, जब ये 500 रुपये आज आपको मिले तो आपका कैश बैलेंस भी तो बढ़ा होगा 500 रुपये से, और कैश हमारे एसेट होते हैं, है ना? यही सोचा होगा ना, इसके अलावा नहीं कुछ सोच सकते, इसके अलावा कोई डाउट नहीं हो सकता आपका। अगर है तो वो मतलब ये है डाउट एक्चुअली, अगर कुछ हो सकता है। कैश बच्चे बिल्कुल बेहतरीन डाउट है तुम्हारा। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने सुना होगा तो लास्ट ईयर कोस्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जो मेरे से पढ़ते थे या नहीं भी पढ़ते थे। एक होता था एक्सप्लिसिट कोस्ट, एक होता था इम्प्लिसिट कोस्ट। उसमें डेप्रीशिएशन की ट्रीटमेंट अलग होती थी, एक अकाउंटेंट के हिसाब से, एक इकोनॉमिस्ट के हिसाब से। ऐसे ही कैश एक फर्म के लिए असेट होता है, इकोनॉमी के लिए कैश असेट नहीं होता। सुन लो, इकोनॉमी के लिए कैश असेट नहीं होता। तुम कहोगे कैसे? ऐसे तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तुम कहोगे कि देखो यहाँ देख लो, डिसइन्वेस्टमेंट, आपने प्रॉपर्टी बेच दी, असेट कम हो गए, तो कैश भी तो बढ़ गया, पैसा भी तो दिया होगा उसने, तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, बजट में कैश आपका असेट नहीं होता, फर्म के लिए होता है। ध्यान सुन लो, अंदर की बात है। सॉरी, बोरोइंग्स देख लो, बोरोइंग्स में आपने किसी से उधार लिया, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, पर तो ऐसे तो कैश बैलेंस भी बढ़ गया क्योंकि कैश आ गया, तो न्यूट्रलाइज हो गया, समझे? इसलिए इकोनॉमिक्स में कैश को असेट नहीं मानते। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस क्यों
आपका कैपिटल रिसीट है, बिकॉज रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस से पैसे आ गए बट आपके एसेट क्या हो गए, कम। एटलीस्ट फ्यूचर एसेट कम हो गया, फ्यूचर में उतना पैसा कम मिलेगा जितना आज मिल गया। हाँ है ना, ये 3 होते हैं कैपिटल रिसीट। पक्की बात है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ये नोट डाउन कर लो, ये लाइन मत नोट करना कैश वाली, बस ये नोट डाउन करना, मैं रब कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने नोटिस नहीं किया अभी वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, बट ये वाली साइड पूरी हो गई, पर इसके अंदर मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको पता ही होगा। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर साइड पे, 5 मिनट लगेंगे बस, कुछ नहीं है प्लीज़, इतना बड़ा कुछ नहीं है जितना यहाँ झोल था। कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप पैसा खर्च कर रहे हो, एक बार स्माइली बताऊं, एक बात देखो, मैंने आपको बताया था कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। बेसिक सी बात, मुझे नहीं आती इकोनॉमिक्स, तो एक कैपिटल वर्ड तो पता है, इसमें कैपिटल और एसेट और लायबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें पड़ेगा क्योंकि कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है। तो देखो, नाइदर क्रिएट एनी asset nor reduces any liability। वो पैसा जो सरकार के, ना तो कोई असेट, सरकार ने पैसा खर्च कर दिया, तो जब सरकार पैसा खर्च करती है दे एक्सपेक्ट कि यार असेट बढ़ जाए, हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए या किसी का उधार चले जाए, बट ये वो पैसा है भाई, पैसा तो खर्च हो गया, पैसा तो चले गया, बट ना तो कोई असेट बढ़ा, ना किसी का पैसा दिया गया, ना लायबिलिटी कम हुई, मतलब असेट लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ा ही नहीं। मतलब अगर मैं स्माइली बनाना चाहूँ तो इस वाले में कैसे बनेगी, मज़ा नहीं आया भाई, देख रहे हो, हैप्पी सैड सैड हैप्पी बनेगी वहाँ पे। गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया पर ना तो असेट क्रिएट हुआ, ना लायबिलिटी कम हुई, ना किसी का उधार गया। सर मतलब, जैसे एग्जांपल लो, बस इसमें एग्जांपल बताने मुझे, एग्जांपल, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, पेंशन दे रही है, इन सब में किसी में सोच लो, लोन नहीं दिया, लोन का ब्याज चुका रहे हैं, तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं बट ना तो लायबिलिटी कम हो रही, ना असेट क्रिएट हो रहा। सब्सिडी दे रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, भाई असेट कहाँ है, नहीं है, लायबिलिटी कहाँ कम हुई, नहीं हुई। तो वो ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नोर रिड्यूस एनी लायबिलिटी आर नोन एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, पक्की बात। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आओ, मज़ेदार बात है, इसका उल्टा कर लो भाई, पैसे खर्च हुए हैं पर मज़ा आ गया। तुम कहोगे कैसे मज़ा आ गया भाई, या तो आइदर क्रिएट एनी एसेट, पैसा खर्च हुआ पर या तो कोई एसेट क्रिएट हो गया, और रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, या किसी का उधार चले गया। ध्यान सुन लो, मैं कह रहा हूं सरकार ने पैसा खर्च किया, या तो असेट बढ़ गया या लायबिलिटी कम हो गई। तुम कहोगे कैसे, ध्यान सुन लो, देखो कैपिटल वर्ड लगाया, असेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ा है, सरकार पैसा खर्च कर रही है। एग्जाम्पल समझो, सरकार ने क्या किया, रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, उधार चुका दिया किसी का, तो पैसे तो खर्च हुए पर यार लायबिलिटी भी तो कम हो गई। स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल हॉस्पिटल बना दिया, पैसे तो खर्च हुए पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट हो गया। मेट्रो बना दी, रेलवे बना दी, रेल बन गई, तो ये क्या डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट हो रही है। बात समझ में आ रही है, पैसा तो खर्च हो रहा है बट असेट क्रिएट हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है। भाई रीपेमेंट ऑफ लोन में देख लो ना, रीपेमेंट ऑफ लोन में लायबिलिटी कम हुई, असेट क्रिएट हुआ, असेट क्रिएट हुआ।
गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्कूल के टीचर की सैलरी देना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्कूल बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन का ब्याज चुकाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोन ही चुका देना कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई, हाँ या ना? एक बात सुन लो, एक तो ये बात बताइए कैपिटल मतलब असेट या लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, दोनों जगह देख लो। अब 2-3 ट्रिक देख लो जो भी आपको पसंद आए। मैंने तो कॉन्सेप्ट लर्न किया हुआ है, मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा हूँ मैं आपसे कॉन्सेप्ट लर्न कराऊँगा, क्योंकि मैंने आपको स्माइली बना दिया, ये वर्ड सिखा दिया, और भी सुन लो 2-3 बातें अगर सुननी हो तो। कोई एक ट्रिक फॉलो करना, दोनों में देख लो रिवेन्यू वर्ड, जहाँ रिवेन्यू वर्ड लिखा हुआ है वहाँ यूज़ होता है नाइदर और नॉर, और जहाँ कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है वहाँ लिखा होता है आइदर और आइदर और। एक तो ट्रिक है ये कि रिवेन्यू में वर्ड आएगा नाइदर और नॉर का, चाहे वो रिसीट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर, और कैपिटल में आएगा आइदर और का। एक तो ट्रिक हो सकती है, एक ट्रिक और हो सकती है, हमें कंफ्यूज नहीं करा, पर ट्रिक मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, जितने खच्चर बच्चा उतनी ज़्यादा ट्रिक। रिसीट साइड में चाहे ये हो या ये हो, ऊपर आता है लायबिलिटी, नीचे आता है एसेट, पहले नाइदर नॉर फिर आइदर और। एक्सपेंडिचर साइड में ऊपर आता है एसेट, नीचे आता है लायबिलिटी, ऊपर आता है एसेट, नीचे आता है लायबिलिटी। देख लो, एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट, लायबिलिटी एसेट। एक ट्रिक ही है, हाँ या ना? पक्की बात, समझ में आ गया? एक छोटी सी बात और बतानी है, पर देख लो कितना सब विजिबल है ना? हाँ बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, हाँ, पर ये रब करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा हिस्सा। हाँ एक बात और बतानी है, कहाँ बताई जाए, बता यहाँ रहा हूँ। आपके चार्ट में इसके बाद जगह बची होगी, या तो आप वहाँ बनाएंगे ये बात जो मैं बता रहा हूँ, या नेक्स्ट पेज पे बना देंगे। एक्चुअली समझ गए ना क्या कैसे करना है? गवर्नमेंट बजट 2 तरह के बजट होते हैं। गवर्नमेंट बजट के अंदर 2 तरह के बजट होते हैं। एक का नाम होता है रिवेन्यू बजट, और एक बजट का नाम होता है कैपिटल बजट। बजट के अंदर 2 तरह के बजट होते हैं, एक का नाम होता है रिवेन्यू बजट और एक का नाम होता है कैपिटल बजट। ठीक है, रिवेन्यू बजट ये एक बजट है, ये एक बजट है। अब बजट के अंदर तो 2 साइड होंगी, एक रिसीट साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड। बजट के अंदर तो 2 साइड होंगी, एक रिसीट साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड। होगी नहीं होगी? लेकिन ये बजट कौन सा है? रिवेन्यू बजट। तो इस रिसीट को क्या बोलेंगे? रिवेन्यू रिसीट, और इस एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली ये कौन सा बजट है? कैपिटल बजट। तो इस रिसीट को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट, और इस एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको पहले ये रिसीट समझाई, फिर ये रिसीट समझाई, फिर आपको ये एक्सपेंडिचर समझाया, ये एक्सपेंडिचर समझाया। एक्चुअली अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा? रिवेन्यू बजट, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? कैपिटल बजट। हाँ या ना? अब एक बात और बता दूँ मैं आपको, एक बात तो ये हो गई, पेपर में आपसे डिफरेंस आएगा, किसी भी इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा, मीनिंग पूछ लेगा, एन नंबर। एक मैं आपको डिफरेंस कराता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया तो पहले तो मीनिंग हो जाएगा, फिर कंपोनेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें कंपोनेंट है, वो एग्जाम्पल नहीं है, वो कंपोनेंट है। ये एग्जाम्पल नहीं है, कंपोनेंट है। हाँ, एक और होगा डिफरेंस, जो ये रिवेन्यू बजट है, आर फॉर रिवेन्यू और आर फॉर रीअकरिंग, और कैपिटल बजट इज नॉन रीअकरिंग। मतलब ये रीअकरिंग होती है, ये नॉन रीअकरिंग, ये रीअकरिंग, ये नॉन रीअकरिंग। रीअकरिंग का मतलब होता है रेगुलर होने वाली चीजें। पर ट्रिक तो याद होगी, आर फॉर रिवेन्यू, आर फॉर रीअकरिंग, आर फॉर रिवेन्यू, आर फॉर रीअकरिंग, नॉन रीअकरिंग, नॉन रीअकरिंग। मतलब रिवेन्यू बजट रीअकरिंग होता है। यार इसके अंदर क्या, अगर तुम आइटम देखोगे ना, वो ऐसी हैं जो हर बार होती रहती है। टैक्स लगता रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट रोज होता है? नहीं होता। बोरोइंग रोज होती है? नहीं होती। रिकवरी रोज होती है? नहीं होती।
असेट रोज बनते हैं क्या? हॉस्पिटल स्कूल रोज बनते हैं क्या? भाई एक बार स्कूल बन गया तो बन गया, पर उसके एम्प्लॉय के अंदर की सैलरी तो रोज जाएगी, मतलब हर महीने जाएगी। इंटरेस्ट और लोन तो हर महीने देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी ना। तो इनके अंदर की टैक्सेस हर महीने चाहिए, कॉमर्शियल रिसीट्स, फीस, लाइसेंस फी मिलती रहती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं रिवेन्यू बजट के अंदर की, चाहे वो रिवेन्यू रिसीट में हो चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो, उनका नेचर रीअकरिंग है। ऑन द अदर हैंड इनका नेचर क्या है? नॉन रीअकरिंग। हाँ या ना? अब डिफरेंस हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आपने ये चार्ट बना लिया मज़ा आ जाएगा। 40% चैप्टर हो गया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी है, पर बिना वीडियो लंबी के काम नहीं चलेगा। गाली दे रहे हो कोई बात नहीं, इस गाली से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो आराम से गाली देते वक्त।